गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कार्बन साइकिल के बारे में। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हम पढ़ रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज वाले चैप्टर में। तो ये लास्ट बायोजियोकेमिकल साइकिल है कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाई जाती है, यानी कि कार्बन का एक ऑक्साइड जिसमें जो कि कैसा है इस फॉर्म में लिखा जाता है। कितनी कंसेंट्रेशन है इसके एटमॉस्फेयर में 0.03%, यानी कि 1% से भी काफी कम है। तो इसका मतलब क्या है कि कार्बन काफी कम है हमारे बायोस्फीयर में? ऐसा नहीं है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के हर एक सेल्स में, हर एक मॉलिक्यूल में ये पाई जाती है। कार्बन किस किस फॉर्म में पाई जाती है? लिविंग मैटर में ये लगभग 18% पाई जाती है। 18% इन लिविंग सेल, काफी हाई कंसेंट्रेशन है 18%। नॉट वन ऑफ द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट। फॉर लाइफ टू कंटिन्यू दिस कार्बन मस्ट बी रिसाइकल्ड। अब ये कार्बन किस किस फॉर्म में हमारे प्लेनेट पर पाया जाता है? सबसे पहले एज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। जितने भी मॉलिक्यूल्स जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है उन सबको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के रूप में ये प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहाँ पाए जाते हैं? जितने भी लिविंग या डेड ऑर्गेनिज्म इस बायोस्फीयर में हैं, सबकी बॉडी में, सबके सेल्स में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा किस फॉर्म में पाया जाता है? एज कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में। अगला ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल। ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल। मिट्टी के अंदर जो ह्यूमस पाया जाता है ऊपर की लेयर में, डार्क कलर का कंपोनेंट, जिससे कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता का पता चलता है, उसको ह्यूमस कहते हैं। तो ह्यूमस में प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि मिट्टी में लगातार डेड ऑर्गेनिज्म या उनके पार्टिकल्स मिलते रहते हैं। इसके बाद आता है एज फॉसिल फ्यूल्स। एज फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स का मतलब ऐसे ईंधन जिनको हम जमीन के नीचे से प्राप्त करते हैं, जीवाश्म ईंधन जिनको कहते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, है ना, उनको, उनमें भी कार्बन पाया जाता है। इसके बाद आते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स किस टाइप के चट्टाने यानी कि रॉक्स हैं जिसमें सेडिमेंट्स यानी कि पार्टिकल्स एक के बाद एक जमा होते गए और वो पूरा रॉक बन गया, है ना। जैसे कि कार्बोनेट शेल्स। मैंने कल बताया था कि कार्बोनेट शेल्स, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट शेल्स, है ना, इन सब के अंदर क्या होता है कि कार्बोनेट पाया जाएगा। अब कार्बोनेट में सी जो है ये क्या है? एक कार्बन है। तो इसीलिए ये जो रॉक्स हैं ये भी किसका सोर्स है? जैसे कि लाइमस्टोन, डोलोमाइट एंड चॉक। लाइमस्टोन, डोलोमाइट एंड चॉक, ये किसका एग्जांपल है? ये सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जांपल है। इन द ओशंस हैज डिसॉल्व्ड एटमॉस्फेरिक, वो जो वाटर वाली बॉडीज हैं जैसे कि ओशन, सी, है ना, रिवर्स या लेक्स, इन सब के अंदर भी ऑक्सीजन लगातार, कार्बन जो है लगातार डिसॉल्व होती रहती है। किस रूप में? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। और उनमें जो ऑर्गेनिजम्स रह जाए वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोनेट के रूप में कन्वर्ट करते रहते हैं। वो कार्बोनेट जो उनके शेल बनाता है, ठीक है। अब ये जो साइकिल है ये कैसे एक्सचेंज होती है, इसके लिए हम एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। ये फ्लो चार्ट साइड में बना लेते हैं। सबसे पहले CO2 इन एटमॉस्फेयर। इसके बाद इस CO2 को कौन एब्जॉर्ब करेंगे? प्लांट्स। कैसे? प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के द्वारा इस कार्बन डाइऑक्साइड को ऑर्गेनिक मैटर यानी कि फूड, शुगर या कार्बोहाइड्रेट, कुछ भी कह सकते हैं, उसमें वो कन्वर्ट करता है। इसके बाद इसको कौन खाएगा? इसको एनिमल्स खाते हैं।
वो ऑर्गेनिक मैटर प्लांट से किस में पहुंच गया, इनमें पहुंच गया। अब प्लांट्स रेस्पिरेशन भी करते हैं, रेस्पिरेशन के दौरान कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। एनिमल्स भी रेस्पिरेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। इसके बाद आते हैं इन दोनों का, प्लांट्स का और एनिमल्स का, जब ये मर जाते हैं तो डिकम्पोजिशन यानी कि ब्रेक डाउन भी होता है, उस दौरान भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो यहाँ हम लिख देते हैं रेस्पिरेशन एंड डिकम्पोजिशन। ठीक है, इसके बाद देखो अब ये जो एनिमल्स हैं, इन एनिमल्स से क्या बनते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि शेल्स। अभी बताया था कि कई सारे जानवर ऐसे होते हैं जो कि कार्बन से कार्बोनेट शेल्स बना लेते हैं, तो उस रूप में भी कार्बन स्टोर रहता है। इसके बाद अगर उन एनिमल्स से जीवाश्म ईंधन बन जाए जैसे कि पेट्रोलियम, तो उस रूप में भी कार्बन स्टोर रह सकता है। ठीक है, प्लांट से क्या बनता है, इसी तरह से कोल यानी कि कोयला। इसके बाद एटमॉस्फेयर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जब वाटर में डिसॉल्व हो जाती है तो वहां बनते हैं रॉक्स तरह तरह के, जैसे कि ये सेडिमेंट्री रॉक। यहाँ मैं लाइमस्टोन लिख देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। तो इस तरह से कार्बन साइकिल एटमॉस्फेयर में चलती है कि एक तरह से फिक्स होती है, जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। और दूसरे तरीके से रेस्पिरेशन और डिकम्पोजिशन से वो क्या है, वो एनवायरनमेंट में रिलीज होती है। इसके बाद बिकॉज ऑफ वेरियस केमिकल, फिजिकल, जियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस, कार्बन साइकिल इज अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ प्रोसेस थ्रू विच ऑल कार्बन एटम्स इन एग्जिस्टेंस रोटेट। सेम एटम इन आवर बॉडी में हैव बीन यूज्ड फॉर एजेस। तो अब ये जो मैंने इन मेथड्स बताए कि कार्बन किस किस तरह से रेगुलेट होता है, वो ध्यान देना है। रेस्पिरेशन के दौरान कौन सी गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड और किस तरह से बनती है, तरह तरह के फॉसिल फ्यूल्स जब हम बर्न करते हैं, ठीक है, अब ये जैसे पेट्रोलियम एंड कोल है, जब ये बर्न होंगे तो ये क्या बनेगा, तब बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। ये वाला जो स्टेप है ये बुक वालों ने नहीं लिखा है, लेकिन इसको भी तुम चाहो तो ऐसे बना सकते हो। ठीक है, कि जब कंबशन होगा तो क्या बनेगा, कंबशन होने पे रिलीज होगी कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद बात आती है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट वो हम देखते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब है, पहले देखते हैं ग्रीन हाउस क्या है। ठंडे इलाकों में पेड़ पौधों को उगाने के लिए अब वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही लो जाता है, तो सनलाइट में मौजूद जो हीट है उसको ट्रैप करने के लिए ग्लास के कंटेनर्स बनाए जाते हैं जिसमें कि पौधों को उगाए जा सके, उनको ग्रीन हाउस कहते हैं। जैसे सपोज कर लिए एक बड़ा सा ग्लास का डोम और इसके अंदर हमने यहाँ पर पौधे उगाए। सन की जो रेडिएशन आती है वो अपने साथ हीट लेकर आती है, ये हीट को अंदर ही ट्रैप करने के लिए, ताकि इन पौधों को अच्छा एनवायरनमेंट मिलता रहे, अप्रोप्रिएट टेम्परेचर मिलता रहे, उसके लिए हमने क्या बनाया, ग्लास का डोम बनाया। तो इसके बाहर ये हीट एस्केप नहीं होने पाती, वो वहीं पर रह जाती है, क्योंकि जब वो आती है तब वो होती है शॉर्ट वेवलेंथ, और जब वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है तब वो होती है लॉन्ग वेवलेंथ। ये यहीं पर टकराकर रह जाती है, अंदर की हीट ट्रैप होने लगती है। जब अंदर ही हीट ट्रैप होने लगेगी तो अंदर का एनवायरमेंट टेम्परेचर इंक्रीज होगा और इन पौधों को उपयुक्त एटमॉस्फेयर यानी कि टेम्परेचर मिलेगा। तो इस मेथड को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारी अर्थ पर भी काम करता है। कैसे, अगर ये अर्थ है और ये है इसका एटमॉस्फेयर,
तो सन से आने वाली जो रेडिएशन है उसमें इंफ्रारेड रेडिएशन भी होती है जो कि हीट को कैरी करती है। जब वो हमारे एटमॉस्फेयर में आती है तो वो शॉर्ट वेवलेंथ होती है, जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है तो वो लॉन्ग वेवलेंथ होती है ना, जैसा कि वहां होता है। तो ये हीट यहीं पर ट्रैप होकर रह जाती है। तो ये जो एयर का ब्लैंकेट है चारों तरफ, जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं, ये एक तरह से किसका काम करता है, ब्लैंकेट का, कि टेम्परेचर को ना तो बहुत ज्यादा राइज होने देता, ना ये बहुत ज्यादा क्या है, गिरने देता। जैसे अगर सन इस समय इस तरफ है तो इस ब्लैंकेट की वजह से इस साइड रहने वाले लोगों को जो टेम्परेचर मिलेगा वो बहुत ज्यादा हाई नहीं होगा, क्योंकि ये ब्लैंकेट किसका काम कर रही है, ये एक तरह से एयर कंडीशनिंग का, एयर के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम कर रही है। सन अगर अपोजिट साइड पहुंच जाएगा तो इधर के लोगों के लिए रात हो जाएगी, तो उस कंडीशन में टेम्परेचर बहुत तेजी से गिर जाएगा अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होगा। तो एटमॉस्फेयर ब्लैंकेट का काम करता है, ये हमने शुरू में भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट किस वजह से होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब है कि ये पूरा सिस्टम एक ग्रीन हाउस की तरह काम करता है कि सन सामने हो या ना हो तो अंदर का टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन रहता है। तो ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेज होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन, ये क्या करती है, हीट को ट्रैप करके रखती है। ऐसी गैसेस को कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, है ना, इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इसका इम्पैक्ट ये है कि अगर इन गैसेस की कंसेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, कुछ समय के बाद टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा राइज होने लगेगा क्योंकि ये तो हीट को ट्रैप करके रखती है। और फिर क्या होगा, हमारी अर्थ का टेम्परेचर ड्यूरिंग कोर्स ऑफ टाइम, यानी कि शताब्दियों के ड्यूरेशन में क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा, जिससे कि अर्थ पर जो आइस कैप्स हैं, यानी कि जहाँ पर बर्फ के हिमखंड हमेशा जमे रहते हैं पोल्स पे, है ना, या फिर ग्लेशियर्स में, वो क्या होने लगेंगे, पिघलने लगेंगे। पिघलने से क्या होगा, पानी किस में आएगा, समुद्र में, समुद्र का लेवल राइज होने लगेगा। समुद्र का लेवल राइज होने से जो कोस्टल एरियाज हैं, जो लो लेवल के एरियाज हैं, यानी कि थोड़े गहराई में है, वहाँ पर पानी क्या हो जाएगा, भरने लगेगा और वो सब चीज़ें डूब जाएंगी। कई शहर ऐसे हैं पूरी दुनिया में जो कि लो लाइन है और समुद्र के पास हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क और मुंबई। तो ऐसे के डूबने का खतरा बना रहता है। तो इसकी वजह से क्या करना है हमें कि इस तरह से सी वाटर लेवल राइज ना हो, पोलर आइस जो है वो मेल्ट ना हो, ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज ना हो, और टेम्परेचर राइज ना हो। इसके लिए इन गैसेस का एमिशन हमें रोकना पड़ेगा। अमोनिया, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और इसके अलावा एक और है वाटर वेपर। तो हम क्या कर सकते हैं इन सबको कंट्रोल करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में और ऐड ना हो, है ना, इसका प्रयास कर सकते हैं। और वो ऐड कब नहीं होगी, वो तब नहीं होगी जब हम कम से कम चीज़ों को बर्न करेंगे, यानी कि कंबस्शन करेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ध्यान रखना है कि हमारी एक्टिविटीज से ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज ना हो। ठीक है, तो ये जो चैप्टर था वो इतना ही था। और जहाँ तक मुझे पता है सिलेबस में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हम लोग कर चुके हैं, टिश्यूज हम कर चुके हैं, व्हाई डू वी फॉल इन वो हम कर चुके हैं, नेचुरल रिसोर्सेज अभी कंप्लीट की है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ये दोनों चैप्टर हटा दिए गए हैं इस सेशन के लिए। तो 9th क्लास का हमारा सिलेबस होता है फिनिश। थैंक यू।